आपकी उम्र और फाइनेंशियल प्लानिंग का अच्छा खासा रिश्ता है, क्योंकि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग अलग बातें होती हैं। सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है और इसीलिए सही समय पर प्लानिंग शुरू करना आपके सपनों को आकार देने में मदद करता है। तो आज हम मनी मंत्रा पर आपको हर उम्र के पड़ाव पर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना सिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। हर उम्र के पड़ाव पर बदलता है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। मनी मंत्रा पर आज आप 25 साल के हो, 35 साल के हो या 45 साल के, जानिए कैसे और किस तरह से शुरू करें फाइनेंशियल प्लानिंग इन उम्र के पड़ावों पर। एनपीएस पे निवेश करना चाहते हैं या किसी म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो से करना चाहते हैं, बाय बाय। मनी मंत्रा पर आपके लिए आज आपको मिलेगी सही फाइनेंशियल रणनीति। और निवेश हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर टैक्स, आपके पैसे और कमाई से जुड़े हर पहलू पर अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। चलिए, तो आज बेहद खास पेशकश और मेरे साथ बेहद खास मेहमान भी है। स्वागत करना चाहती हूँ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज का। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। आज काफी खास पहलू पर हम बात करने वाले हैं, वो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने में आपकी जो उम्र है ना, वो कितने मायने रखती है। हमने इस पूरी चर्चा को 25, 35 और 45 साल की उम्र के पड़ाव में बांटा है, लेकिन आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस एक फंडामेंटल रीजन से। ये बताएं, उम्र कितनी मायने रखती है। जिस उम्र में आप निवेश की शुरुआत करते हैं, आपके सपनों को आकार देने में ये उम्र किस तरह से इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, मायने रखती है, बताएं। गुड इवनिंग कविता जी। उम्र फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखती है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो उम्र से कितना समय है इन्वेस्ट करने के लिए, ये एक उस चीज की समझ आती है। जितनी यंग उम्र होती है उतना ज्यादा किसी के पास समय होता है वो गोल पूरा करने के लिए। सो टाइम फ्रेम्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एज एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल। सेकंड, एज से एक इंसान कमाने की क्षमता का भी अंदाजा लग सकता है, क्योंकि अगर कोई 55 साल के हैं तो उनके कमाने के शायद 5-10 साल ही बाकी, तो उनकी कमाने की क्षमता ज्यादा कम है, खर्च भी ज्यादा हो सकता है। दैट्स पॉइंट। तो पॉइंट 3 ये है कि रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो भी उम्र से घटती जाती है। तो ये 3 कारणों से, कमाई की क्षमता, रिस्क और गोल्स की टाइम फ्रेम, इसीलिए एज एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है फाइनेंशियल डिसीजंस विद रेस्पेक्ट टू पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए फिरोज, मनी मंत्रा एक ऐसा शो है जो हर उम्र का शख्स देखता है। भले ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना चाहता है उसमें भी पॉकेट मनी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करने की बात हो या अपनी पहली सैलरी से। कुछ मिड एज इंडिविजुअल्स भी अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर हमसे सलाह मांगते हैं। साथ ही रिटायरीज भी जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसे बीती जाए। तो मनी मंत्रा में आज हम 3 उम्र के पड़ाव में इन 3 तरह के निवेशकों को बांट देते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ 25 साल के जो हमारे निवेशक हैं। भले ही वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हों या अब ये शो देखने के बाद शायद शुरू कर दें, जो कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि लोग करें। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिजाइन करने से पहले अपने बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो जानना जरूरी है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पैसों को लेकर अपने रिश्तों को समझें। आपको पैसों को लेकर अपनी बचत आप कैसी है, आप कैसे बचत को समझते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, पहले अपने बारे में जानकारी लें, पैसों के साथ अपने रिश्ते को समझें, उसके बाद एक निवेश रणनीति बनाएं। उसमें भी बहुत सारे पड़ाव हैं जो आपको पार करने होते हैं। 25 साल का कोई शख्स अगर ये शो देख रहा है तो वो अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को किस तरह आकार दे। फिरोज, कविता जी, अगर कोई 25 साल का है उम्र में
तो जाहिर सी बात है कि उनके जो एक दो की एट्रीब्यूट्स होंगे कि उनकी अगर समझो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके पास एटलीस्ट 30 साल 35 साल होंगे कि वो अपनी रिटायरमेंट की प्लान कर सकें। तो टाइम फ्रेम्स लंबी हैं 25 साल की उम्र के शख्स के लिए। तो टाइम फ्रेम्स लंबी है, इसका ये मायने है कि इक्विटी की जो प्रोपोर्शंस हैं, वो मात्रा है, वो काफी ज्यादा हो सकती है। दैट्स फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ अ यंगस्टर। सेकंड, उनकी आज कमाई कम होगी तो भी उनको शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो काफी लंबी होती है। जैसे आय बढ़े बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा ये चिकन एंड एग स्टोरी होती है। यंगस्टर सोचता है कि मेरे पास जब मीनिंगफुल पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा, तो उस दौर में 5-10 साल बिता देते हैं ताकि उनके पास 10-15-20 हजार हर महीने के हों। बट 1000 रुपए पे चालू नहीं करते कि मायने नहीं रखता, बट मायने रखता है। सो दैट्स सेकेंड। अर्निंग पोटेंशियल करंटली कम है, डिस्पोजेबल इनकम करंटली कम है, बट शुरुआत के लिए 500 रुपए भी काफी है। दैट्स द सेकंड पॉइंट somebody has to keep in mind. The third point I would like to keep in mind is काफी सारे ऐसे गोल्स होते हैं बेसिक, वो काफी शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये 2-3 पहलू फॉर अ 25-year-old is very important. He should start falling in love with equity because he's got time frames which will justify a larger exposure. उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को आंक लें। देखिए 25 साल की उम्र ऐसी है जो अगर हम मौजूदा हालात में फिरोज समझना चाहें तो इस उम्र के जितने भी निवेशक हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है, आपने हो सकता है अभी कमाना शुरू किया है जहाँ पर आप अपने जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा करना चाहते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आप इस तरह के उम्र के पड़ाव में हैं जहाँ पर आगे आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप उसको जीना चाहते हैं अपने हिसाब से, और इसीलिए इस उम्र में ही आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम का मकसद समझें, उतना आपके लिए बेहतर होगा। रिटायर भले आपको 60 में होना है या उससे पहले होना है या कभी नहीं होना है, बहुत जरूरी है कि आप पैसों की अहमियत, निवेश की अहमियत को समझें। अपने सपनों को अगर आंकना हो, अपने एस्पिरेशंस को अगर आंकना हो 25 साल की उम्र में, कौन सा डुएबल है, कौन सा डुएबल नहीं है, फिरोज कैसे कैसे जाया जाए इस राह पर? देखिए तो अगर जब भी आप 25 साल के हैं तो आपको अपने गोल्स को लिखना है, उनको प्रायोरिटाइज करना है, 2 बकेट में क्लासिफाई करना है। एक बकेट जो बहुत जरूरी है, मस्ट हैव, दूसरे गुड टू हैव गोल्स। अगर इन दोनों का बाइफर्केशन अगर ढंग से हो जाए तो निवेश की रणनीति अच्छी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी एजुकेशन लोन को पे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्लोजर का जो डेट है उसके लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अलग बहुत मस्ट हैव गोल है। अगर आपको एक कार खरीदनी, इट्स अ गुड टू हैव गोल। अगर साल भर बाद अगर आप कार खरीद लेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सो यू हैव टू क्लासिफाई योर गोल्स बिटवीन 2 सेपरेट कैटेगरीज। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, और जो भी आपकी डिस्पोजेबल इनकम है उसको पहले अपने मस्ट हैव गोल्स के लिए अलोकेट करें और उसमें टाइम फ्रेम्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन करें। अच्छा, इस उम्र के पड़ाव के लिए ना क्या इन्वेस्टमेंट रणनीति होती है, इस पर मैं बाद में जाऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जहां पर आपको बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जानना बहुत जरूरी है, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी काफी मायने रखता है। देखिए जैसे कि फिरोज ने भी समझाया कि जो गोल्स आप पोस्टपोन कर सकते हैं उन्हें आप पोस्टपोन तो कीजिए, लेकिन ये बड़े गोल्स हैं जो आपकी डेली फाइनेंशियल हैबिट्स है ना, इस उम्र में वो अच्छी आदतें लगना बहुत जरूरी है। आपके खर्चों में आप किस तरह से कंट्रोल रखते हैं, कैसे बजटेड तरीके से आप अपने पूरे महीने को गुजारते हैं, ये छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतें ही आपको लंबी अवधि में आपके तमाम कॉर्पस को अचीव करने में आपकी सहायता करेंगी। तो फिरोज साहब, मेरा सवाल ये है, क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन इस उम्र में किसी को अगर समझना हो, मान लीजिए 25 साल का कोई शख्स है, पहली बार नौकरी लगी और पहला क्रेडिट कार्ड हाथ में आया है ना, तो कैसे इस कर्ज के जंजाल से बचें? और क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, इजी मनी, फ्री मनी सबको तो लगता है, लेकिन जब बिल चुकाना पड़ता है ना तब सबको नानी भी याद आती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए भी एक डूज एंड डोंट्स हम उन्हें समझाएं। ये पहले ये देखना है और ये समझना है कि क्रेडिट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है कि अगर उसकी मिसयूज की जाए तो ये ले डूबता है। ये इस पानी में उतरने से पहले आपको लाइफ जैकेट पहनना बहुत जरूरी है। तो कविता जी, ये जागरूकता फैलाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू ब्रिंगिंग इट अप।
ये ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो बिल्स नहीं पे होती, उस पे जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत एस्ट्रोनॉमिकली हाई है। होम लोन से काफी बार 4-5 गुना ज्यादा। अगर होम लोन 7% पे मिलता है तो क्रेडिट कार्ड ड्यूज पे 20-30% तक का ब्याज लग सकता है। तो दैट्स वन रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ डेंजरस इंस्ट्रूमेंट टू से द लीस्ट। सेकंड, आज की डेट में जैसे आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड आप एज अ कंपनी वो आपको पकड़ना चाहती है। इसीलिए काफी बार स्वाइप टुडे, पे लेटर, जीरो इंटरेस्ट, ये सब जो ऑप्शंस हैं उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि अगर ये इंस्टॉलमेंट में भरेंगे तो एक ना एक किस्त तो ये मिस करी जाएंगे और उसमें हम ब्याज ले लेंगे। So like you have an objective to save yourself, the credit card company wants you to pay the maximum possible interest. ये उससे बचें और मार्केटिंग की जो जंजाल है उसमें ना फंसे। तीसरा, क्रेडिट कार्ड में से काफी लोग कैश विड्रॉ करके बड़े एक्साइट होते हैं। कैश विड्रॉल्स पे पहले दिन से ब्याज लगने लग जाते हैं। So these are few of the attributes which make it a very dangerous instrument. सारी चीज़ें हैं जो हम ख़ासतौर से जहाँ तक लोन लेने की बात है और आपकी ज़िंदगी को इस उम्र के लोग जो कि ज़्यादा इजीली ये चीज़ें अपनाने लगते हैं, बाय नाउ पे लेटर का कल्चर हो गया, पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात होगी, ये जो नया तरह के फाइनेंशियल लोन्स देने के नए नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं, अभी तो ये काफ़ी इनका बोलबाला है, लेकिन इनका भी इस्तेमाल आपको समझदारी से करना चाहिए। 35-45 साल के शख्स क्योंकि कुछ समय अपनी आर्थिक ज़िंदगी में बिता चुके होते हैं तो उनको ये चीजें आसानी से समझ में आती है, लेकिन 25 साल का एक शख्स है, उनको ये सब चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। मोबाइल फोन, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा फिरोज, की एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती है और ये जो लोन्स की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत आपको आसानी से मिल जाते हैं। वैसे भी हम इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं जहां पर जिंदगी फास्ट पेस्ड हो रही है, इसीलिए जल्दी लोन मिल जाता है, जल्दी पैसे हाथ में आ जाते हैं, जल्दी आप खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है, ये समझाएं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ऑलमोस्ट मैंने देखा है लोगों को अपनी जो ड्यूज थी उससे 20 गुना ज्यादा ब्याज सेटल करते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो उसको प्रूडेंटली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट 2, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसमें बड़ी सी लिमिट होती है। डेबिट कार्ड में आपने जितने पैसे हैं उतने ही खर्च कर सकते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप कई दोस्तों के साथ होते हैं, कोई पार्टी में होते हैं, कोई क्लब में होते हैं सैटरडे रात को, तो आप जरा इन्फ्लुएंस होके ज्यादा स्पेंड कर देते हैं क्योंकि आपकी लिमिट 4 लाख होती है। डेबिट कार्ड में समझो 50,000 रुपए अकाउंट में, 50,000 पे रुकना पड़ता है, इसमें 4 लाख तक जा सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा लिमिट, सेल्फ कॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, ऐसा नहीं है कि हर शख्स क्रेडिट कार्ड से का प्रयोग नहीं कर पा रहा। तो काफी लोग जो होते हैं, 20-30% जो लोग होते हैं, वो क्रेडिट कार्ड की इतनी फाइन प्रिंट पढ़ते हैं और उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। एक कार्ड की बिल नहीं खत्म होती, दूसरे में रोल कर देते हैं और किसी को ब्याज नहीं देते। तो उसके लिए एक बहुत लंबी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भी 10-15% क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं इंटरेस्ट दिए बगैर, बट 85% लोग इसमें फंस जाते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू यूज द क्रेडिट कार्ड प्रूडेंटली, you will have to get into the fine print and use the system effectively. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगर आपको अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना है अपने तमाम आर्थिक सपनों को ध्यान में रखते हुए, फिरोज, कौन कौन से फंड्स आप रेकमेंड कर रहे हैं और रेकमेंडेशन के पीछे वजह क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से 25 साल की उम्र के लिए अगर एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो मैं 5 और पूरी 5 इक्विटी स्कीम्स का रिकमेंडेशन दूंगा। और क्योंकि एसआईपी के माध्यम से ज्यादातर यंग लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है 100% इक्विटी एलोकेशन करने की। और सिंस आपके पास 5 डिफरेंट इक्विटी स्कीम्स हैं, तो आपकी संभावना निफ्टी को 2 या 3% से बीट करने की साल दर साल काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये 5 स्कीम्स होंगी: मिराय एसेट लार्ज कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये 5 स्कीम्स जो है, ये एज अ कॉम्बिनेशन साल 2 साल अगर होल्ड करें तो निफ्टी को 2-3% से पर एनम बीट करने की अच्छी खासी संभावना रखती है एज अ बास्केट।
इनको इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि आनंद राठी में हम 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं। उस आधार पे ये निकल के आता है कि इनकी फ्यूचर पोटेंशियल काफी ब्राइट है रिलेटिव टू द अदर स्कीम्स इन द सेम कैटेगरी। चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं जो अगर आप 25 साल के हैं, आपको फिरोज सलाह दे रहे हैं कि अपने निवेश की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो इन चारों फंड से आप कर सकते हैं, और इनफैक्ट 5 फंड से आप कर सकते हैं। 5 साल के रिटर्न्स और कितना वेटेज आपको देना चाहिए इन तमाम फंड्स को, उसकी भी जानकारी हमने स्क्रीन पे फ्लैश कर दी है। इसके अलावा अगर आप इन सबको इक्वल वेटेज जी कविता जी सॉरी आपकी आवाज टूट रही थी। अगर ये सवाल है कि क्या वेटेज होना चाहिए, टू कीप इट सिंपल, सब में इक्वल वेटेज के हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। ऑलराइट, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तमाम दर्शक जो कि इस उम्र के पड़ाव में हैं, अपने सवाल फिरोज से पूछना चाहते हैं तो हम लाइव भी हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहरहाल फंड्स के नाम नोट कर लीजिए क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले उम्र के पड़ाव की ओर, जो कि है 35 साल। फिरोज, ऐसी उम्र जहां पर अमूमन शादी हो चुकी होती है और आप अपने जिंदगी के दूसरे अध्याय में प्रवेश करके उसको आगे बढ़ाने जा रहे होते हैं। आपके ऊपर 25 साल के मुकाबले 35 साल की उम्र में आर्थिक जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं। हो सकता है कि आपके परिवार का खर्च हो, आपके वृद्ध माता पिता हो जो आपके साथ रह रहे हो, उनकी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, उनकी इंश्योरेंस के लिए भी आपको पूरी तरह से तैयारी करके रखनी है, खुद के परिवार को भी देखना है। कुछ हो सकता है कि आपके आर्थिक सपने पूरे हो चुके हों, अगर आपने सही समय प्लानिंग शुरू कर रखी है तो हो सकता है आपके पास इस उम्र तक अपना खुद का घर हो, या गाड़ी तो अमूमन सबके पास हो ही जाती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने आगे की लाइफ, जिसमें रिटायरमेंट आपके लिए एक बहुत अहम गोल है, और साथ ही अगर बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई, इन सब के बारे में सोचना शुरू कर दें। यानी वो जरूरी लक्ष्य, वो अहम लक्ष्य जिसके लिए आपको 25 साल की उम्र से ही शायद सोचना शुरू कर देना चाहिए, उन पर अमल करने का वक्त आ गया है। कैसे आगे बढ़े? कविता जी, जैसे आपने कहा 35 साल की उम्र में ज्यादातर इंडियन शादीशुदा होते हैं। 80-90%, 95% के लोगों की शादी हो चुकी होती है, तो उन पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां और बहुत सारे डिपेंडेंट्स भी होते हैं इर्द गिर्द। काफी बार जैसे पेरेंट्स रिटायर हो चुके होते हैं और उनको भी आपको अच्छी तरह से देखभाल करनी होती है टू रीपे ऑल व्हाट दे हैव डन फॉर यू। उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाती है। तो पॉइंट 1, महंगाई एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल हो जाता है इस दौर में, क्योंकि जब आप 25 के होते हैं तो ज्यादातर महंगाई पे निर्भर नहीं करता। आप बाहर जाते हैं, बाहर खाते हैं, घूमते फिरते हैं, उस पे ज्यादा खर्च होता है। यहाँ पे परिवार पे, घर के खर्च पे बहुत एम्फेसिस होता है, फ्यूल पे। तो इन्फ्लेशन टेक्स अ फ्रंट सीट, पॉइंट 1। आपके अगर बच्चे हो चुके होते हैं 35 साल की उम्र में, तो आपको उनकी पढ़ाई के लिए बचाना पड़ता है पैसा। तो उसकी जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा होती है। सीपीआई से कम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4-5-6% के इर्द होता है, बट एजुकेशन इन्फ्लेशन 9-10% होता है आज के जमाने में। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 17-18 साल, 20 साल के हो जाते हैं, उनको बाहर पढ़ाने भेजना होता है, तो रुपये की जो डेप्रिसिएशन है उसको भी फैक्टर करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन अ करंट स्टेटस ऑफ अ प्रेजेंट फैमिली, ऑफ अ स्पेसिफिक फैमिली, इन्फ्लेशन, रुपी डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस और इंश्योरेंस, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, सो दैट द पेरिफेरल इकोसिस्टम जो है, जो आपका डिपेंडेंट्स है, उनकी देखरेख हो सके। हूं कि यहाँ पर इस उम्र में हम इंश्योरेंस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसको लेके कुछ थंब रूल्स अगर आप बता सके। कविता जी, लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से मैंडेटरी है, बिकॉज अगर आप कमा रहे हैं तो आपकी कमाई का कुछ ना कुछ एक रिक्वायरमेंट है और उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट कुछ गोल मीट होने वाला है। तो आपकी जो कमाई है, एनुअल कमाई, उसको 10 से मिनिमम मल्टीप्लाई करें और उतने का आप लाइफ कवर जरूर लें। जब 10 से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें कम हो, तो आपको 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपकी जो सैलरी है पर एनम, उसकी 12 गुना अगर मिल जाए, वो 12 गुना पैसे लेके अगर कोई डेट में भी डाल दे, एफडीओ में डाल दे, तो उससे जो ब्याज आता है उससे आपकी पगार को रिप्लेस करने की क्षमता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी पर एनम 10 लाख की है, अगर आपने 1,20,00,000 की इंश्योरेंस ले ली और अगर कमाने वाला व्यक्ति ना रहा, तो 1,20,00,000 जो क्रेडिट आएगा, उस क्रेडिट को अगर एफडी में डाल दिया जाए या बॉन्ड में डाल दिया जाए, उससे एटलीस्ट 7-8 लाख रुपए की आई
रिप्लेस हो जाएगी और डिपेंडेंट्स पे इतना भारी भरकम आर्थिक ड्रेन नहीं होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो इमीडिएट गोल्स जिनके लिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देने चाहिए, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किए हैं, तो वो क्या होगा 35 इयर्स के लिए फिरोज? देखिए, गोल चाइल्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट प्रिलिमिनरी एजुकेशन। हायर एजुकेशन के एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, प्रिलिमिनरी एजुकेशन के लिए इतने इजीली लोन्स नहीं मिलते, सो दैट्स वन। सेकंड, आपको अपना खुद का घर खरीदने के लिए जरूर पैसे इकट्ठे करने चाहिए। घर के लिए भी आपको लोन मिल जाता है 35 साल की उम्र में। 20-25 साल का होम लोन मिलना कठिन नहीं है, बट 10% 15% की जो डाउन पेमेंट लगती है उसकी कलेक्शन आपको 5-7 साल पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर आपने 40 साल की उम्र में खुद का घर रखने की ठान ली है तो 5-6 साल आपके पास होते हैं ताकि आपको 10-15% इकट्ठा कर सके और होम लोन लें, क्योंकि वो सस्ता, बहुत सस्ता लोन माना जाता है। दैट्स द सेकंड गोल। द थर्ड गोल इज, लाइफ में बहुत डिपेंडेंट्स हैं, बहुत टेंशन है, तो एक ग्लोबल टूर या फिर इंडिया में भी काफी सारी जगह हैं जहां घूमने फिरने जा सके, तो हॉलीडेज के लिए सेविंग करना, एनुअल गुड लैविश हॉलीडे, आई थिंक जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि हसीन पल हॉलीडेज में मिलते हैं। तो ये 3-4 गोल मेरे हिसाब से 35 साल वाले को कंसिडर करना चाहिए और उसको मीट करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। आखिरी गोल आपका बहुत दिलचस्प था मेरे ख्याल से, इसीलिए आप सबके फेवरेट भी हैं, क्योंकि आप उनको हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच बताते हैं और कैसे जिंदगी को जिया जाए इसके नुस्खे बताते हैं। चलिए फंड्स पर आते हैं, कौन कौन से फंड्स डालें पोर्टफोलियो में? आई थिंक अगर हम फंड्स की बात करें तो कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटीज, मिराय एसेट लार्ज कैप, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज भी उसका नाम है, फीडर जिस फंड में वो फीड करता है। अब आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड जो एक डेट फंड है, तो 90% इक्विटी में, जो कि 5 स्कीम्स मैंने बताई, और छठी स्कीम जो है वो डेट स्कीम है जिसमें 10% पैसे आपने अपने डाल दिए, तो टोटल पोर्टफोलियो 100% का हो जाएगा, एंड 90-10 बिटवीन इक्विटी एंड डेट। चलिए आखिरी पड़ाव डिस्कशन का, जहां पर हम अब बात करने वाले हैं 45 साल के निवेशकों के बारे में। फिरोज, काफ़ी क्रिटिकल उम्र है ये, जहां पर बहुत सारे लोग, अगर हम मौजूदा हालात में देखें और जिस तरह से रिटायरमेंट को लेकर सोच बदल रही है, बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरियां छोड़कर सेकेंड इनिंग की ओर बढ़ चुके हैं। कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई अर्ली रिटायरमेंट की बात करना चाहते हैं। फिर भी ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो कि 60 तक नौकरी करना चाहता है और उसके बाद अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहता है कि वो कैसे, उसको किस तरह का मोड़ देना चाहते हैं। 45 साल की उम्र में क्या एकलौता गोल रिटायरमेंट ही होना चाहिए फिरोज? आई थिंक 45 की उम्र में रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है। डेफिनेटली बहुत सारे पेरिफेरल गोल्स होते हैं, बट रिटायरमेंट एक कॉमन गोल होता है। मेरे हिसाब से अगर रिटायरमेंट के लिए आपने एक्स्ट्रा भी प्लानिंग कर ली और जरूरत ना पड़ी तो कोई बात नहीं, बट रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग ना की और जरूरत पड़ गई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सो रिटायरमेंट को तो आपको रखना ही चाहिए ऑब्जेक्टिव, पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि रिटायरमेंट जब देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ज्यादातर लोग रिटायरमेंट बहुत सारे डेट सेविंग स्कीम्स में करते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, एनपीएस में भी काफी डेट की मात्रा होती है लोगों के, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स खरीद लेते हैं। ये सब रिटायरमेंट के जो साधन है उसमें ज्यादातर ब्याज के इंस्ट्रूमेंट्स डाले गए हैं, क्योंकि इंडियंस में बड़ी रिस्क लेने से बड़ा व्यय है। तो आई थिंक दैट्स वन सेकंड थिंग व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट फॉर ईच इंडिविजुअल हु इज प्लानिंग वन। इसका आकलन कैसे करें? महंगाई बढ़ रही है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, आपके खर्चों को लेकर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद आपकी निश्चित आय हो या ना हो, महंगाई से निपटने की एक रणनीति होना बहुत जरूरी है। तो वो रणनीति क्या हो? देखिए, महंगाई को मात देने की सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, एसेट एलोकेशन। अगर आपने इक्विटी और रियल एस्टेट में एडिक्वेट एसेट्स नहीं डाले तो महंगाई को आप मात दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्याज दरें जो होती हैं, आरबीआई वो ब्याज दर रखती है जो इन्फ्लेशन के इर्द गिर्द होती है। ऐसा नहीं होगा कि इन्फ्लेशन 2% होगा और ब्याज 8% होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आरबीआई ब्याज दरें सेट करती है महंगाई को दे, तो महंगाई को मात देना ब्याज से इंपॉसिबल है लॉन्ग टर्म, पॉइंट।
आज की डेट में रियल एस्टेट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट मेरे हिसाब से इंडियन मेट्रोज में सेंस नहीं बनता। तो बचता है इक्विटी। Equity is one of the reasons, one of the most important assets to beat inflation. Point one. Second, महंगाई को मात देना है तो आपको 45 इयर्स में आपकी 65 इयर्स की रिटायरमेंट का प्लानिंग करना। तीसरा, आज के करंट दौर में स्पेशली पोस्ट कोविड पार्शियल रिटायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है, जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं पार्शियल रिटायरमेंट, जिसमें थोड़ी सी आए और आप 60 पे रिटायर ना हो, 70 पे हो और 10 साल आप कोई ना कोई एटलीस्ट 50-60% जो आप कमाते थे वो कमाए आ सके। सो प्लान फॉर अ पार्शियल रिटायरमेंट स्पेशली इन द नॉन ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड पोस्ट कोविड। ऑलराइट, अब इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर आ जाते हैं। कितना रिस्क ले सकते हैं ये उम्र वाले? मेरे हिसाब से देखिए 45 इयर्स में भी काफी सारे साल होते हैं आपके पास, 5, 10, 15 साल तो होते हैं। अर्ली रिटायरमेंट वालों के पास भी 5 साल होते हैं, तो इक्विटी विल स्टिल बी फेवरेट एसेट क्लास फ्रॉम माय साइड एंड 12% की रिटर्न की उम्मीद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इस पड़ाव में मैं कहूंगा 80% इक्विटी और 20% डेट। 80% इक्विटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आपने कहा कविता जी, जितनी भी हम बात कर लें महंगाई की वो कम है। 30 साल पहले, 40 साल पहले जो 5 रुपए लगते थे आपको उसी चीज को खरीदने के लिए आज 100 रुपए लगते, 20 गुना ज्यादा पैसा लग रहा है। वही की वही चीज अगर आप 1979 में खरीदते या आज खरीदते, 5 रुपए का काम आज 100 रुपए नहीं कर पाता है। तो महंगाई से आपको डरना है और उसके लिए रणनीति बना के उस पर अमल भी करना है। फंड मिक्स पे आ जाते हैं, किस तरह का फंड मिक्स होना चाहिए? लार्ज कैप पे थोड़ी ज्यादा एम्फेसिस होगी, विच इज अ गुड रिस्क कंट्रोलर। सो फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एसेट, मेरा एसेट लार्ज कैप, ये 2 लार्ज कैप स्कीम्स हो गई जिसमें 40% पैसा लग गया। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इसमें भी काफी लार्ज कैप है बट कम स्टॉक्स हैं, 23, 24, 25 स्टॉक्स ही होते हैं इसमें, फोकस्ड इसीलिए कहा जाता है। कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप, उसमें भी ठीक ठाक लार्ज कैप एक्सपोजर है। सो यू कंट्रोलिंग द रिस्क by not going into debt but having large stocks which have a lower volatility. अब बचा एक रिटायरमेंट स्कीम, टाटा रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्रेसिव स्कीम फंड, एक अच्छा फंड है रिटायरमेंट के लिए, उसमें 10% पैसा लग गया। एचडीएफसी मीडियम ड्यूरेशन फंड जो एक डेट स्कीम है, प्योर डेट स्कीम है, उसमें 10% पैसा लगाएंगे तो एक अच्छा 45 ईयर ओल्ड के लिए पोर्टफोलियो बन सकता है जो 1-2 साल तक रिव्यू की जरूरत ना पड़े। किसी ने अगर अपना रिटायरमेंट फंड बना रखा हो इन पोर्टफोलियो के तर्ज पर, तो बहुत ज़रूरी है कि आगे चलकर इन फंड्स का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए। किस तरह किश्तों में अपने पैसे निकाल सकते हैं इस तरह के पोर्टफोलियो मिक्स में से? देखिए, अगर आप सोचें कि 45 की उम्र में जहां से निवेश शुरू किया वहां से किश्तों में किश्तें चाहिए रिडेम्पशन के लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपने 5 साल 10 साल का टाइम फ्रेम दिया, वो निवेश का टाइम है। फिर दूसरा पड़ाव आता है जो कंजम्पशन का टाइम है। अगर आप वो कंजम्पशन के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और आपके निवेश हैं, तो 2 चीजें बता देता हूं। अगर आप इक्विटी में बैठे हैं और आपके 1-2 साल में गोल्स आते दिख रहे हैं, तो अभी से आप इक्विटी को लाइट कर लें और कम कर लें, क्योंकि 1-2 साल किसी ने नहीं देखे, मार्केट उतार चढ़ाव दिखाती रहेगी। सो reduce your equity exposure if your goals are as close as 1 to 2.5 years. सेकेंड पॉइंट, अगर आपके डेट पोर्टफोलियो है और आपको उसका प्रयोग करना है पैसे का, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत अच्छा टैक्स एफिशिएंट मैकेनिज्म है, ताकि आपके अकाउंट में हर महीने एक स्पेसिफिक तारीख को पैसा आ जाए और टैक्स भी सिर्फ एक छोटे से हिस्से पे ही लगे। वो हिसाब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का, मंथली विड्रॉल, एंड टैक्सेशन इज नॉट ऑन द फुल विड्रॉल बट ऑन द गेन पोर्शन, व्हिच मेक्स इट वेरी टैक्स एफिशिएंट। चलिए, तो आज कुल मिलाकर हमने 3 उम्र के पड़ाव 25, 35 और 45 साल की उम्र में आपको किस तरह से अपनी फाइनेंशियल रणनीति बनानी चाहिए और किस तरह से आपको निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, उस पर बारीकियां आपको समझाइए। लेकिन आप जिस भी उम्र में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें, डिसिप्लिन ज़रूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर आप निवेश शुरू करके रोक देंगे तो आपके सपने भी शायद आपकी आंखों में ही रह जाएंगे और आपको रियल होते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है
कि अपने निवेश में डिसिप्लिन मेंटेन करें और जितना हो सके अपनी निवेश राशि को बढ़ाने की कोशिश करें। एसआईपी एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जिसके जरिए आप इक्विटी बाजार में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको शुरुआत करनी है। भले ही इस वक्त मौजूदा वक्त आप एक लमसम अमाउंट या बड़ी राशि से निवेश नहीं शुरू कर सके, जरूरी है कि छोटी छोटी राशि में ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनके फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। और इसी के साथ मनी मंत्रा में हम भी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे हर्षवर्धन रुंगटा जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे लाइव। इस बीच अगर आप ये शो देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे अपने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9619873567। मिलते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।